नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मांग की लोच, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है और शॉर्ट में इसको ईडी या ईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझते हैं बच्चों मांग की लोच किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है मांग का नियम और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी होती है और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन। और प्यारे बच्चों, इसी चीज़ को कहा जाता है मांग की लोच, यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग की लोच कहलाता है। तो आपके लिए बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, जिसे क्या कहा जाता है, मांग की लोच। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर मांग की लोच का एक बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि मांग की लोच का एक साधारण सा फॉर्मूला अगर व्यक्त करना चाहें तो क्या होगा। तो बच्चों, मांग की लोच का फॉर्मूला बनेगा ईडी इज इक्वल्स टू मांग मात्रा में परिवर्तन इज डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि मांग की लोच का मतलब क्या होता है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन से ही मांग की लोच का फॉर्मूला बनेगा, जिसे हम कहेंगे मांग की लोच बराबर मांग मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन। ठीक है। अब यही फॉर्मूला जब आप मांग की लोच को मापने की विधियां पढ़ोगे वहीं पर हल्का सा माइनर से इसमें चेंजेस होकर के आएगा, लेकिन अभी हमने केवल बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करा है, ईडी इज इक्वल्स टू मांग मात्रा में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। अब आते हैं हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक है हमारा मांग की लोच की श्रेणियां, यानी कि बच्चों मांग की लोच की श्रेणियां कितने प्रकार की होती है और कौन सी श्रेणी का क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए बच्चों, मांग की लोच की श्रेणियां 5 प्रकार की होती है हमारे पास। सबसे पहले होती है पूर्णतया लोचदार, जिसे ईडी इज इक्वल्स टू अनंत से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। फिर होती है लोचदार मांग, जिसे अत्यधिक लोचदार मांग भी बोल सकते हैं अपन, और ईडी इज ग्रेटर देन 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। समलोचदार मांग, जिसे इकाई के बराबर लोच भी कहा जाता है और ईडी इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कम लोचदार मांग, जिसे आप बेलोचदार मांग भी बोल सकते हो और इसको ईडी इज लेस देन 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पूर्णतया बेलोचदार मांग, जिसको ईडी इज इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, ये 5 पूर्ण मांग की लोच की श्रेणियां होती है। अब मेरा समझाने का तरीका क्या रहेगा, एक ऐसा वे में आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको मांग की लोच की श्रेणियां प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मेरा समझाने का सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले मैं आपको पूर्णतया लोचदार मांग समझाऊंगा, फिर सबसे लास्ट पूर्णतया बेलोचदार मांग, फिर समलोचदार मांग, फिर ऊपर अत्यधिक लोचदार मांग और फिर इसके नीचे कम लोचदार मांग। उसका एक बहुत स्पेशल रीजन है, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में आप समझोगे तो काफ़ी जल्दी आपको मांग की लोच की श्रेणियां कवर हो जाएगी। ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके लेते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहले फर्स्ट और फिर लास्ट। तो यहाँ पर लिए मैंने पूर्णतया लोचदार और यहाँ पर लिए पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे समझेंगे अपन, जिसको मैंने सबसे लास्ट में लिया है, ईडी इज इक्वल्स टू 1 सम लोचदार। फिर लोचदार समझेंगे जो सेकंड नंबर पर है, और फिर कम लोचदार समझेंगे जो कि 4th नंबर पे है। ठीक है। अब बच्चों, पहले से एक बेसिक डायग्राम यानी आपके लिए रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर दिया गया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हमने यहाँ पर मांग की लोच की श्रेणी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक डायग्राम हम जो कॉमन बनाते हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस को लेंगे, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड को लेंगे और एक बेसिक कंडीशन एज्यूम कर लेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत ओपी है तो उसकी मांग मात्रा किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर है। तो पांचों ही मांग की लोच की श्रेणियों का ये बेसिक डायग्राम आपके लिए यहाँ पर बना दिया गया है, चाहे वो पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, समलोचदार या फिर लोचदार या कम लोचदार, पांचों का एक बेसिक डायग्राम आपके लिए कॉमन बना दिया गया है। अब देखिए, अब पांचों ही डायग्राम हमें कंप्लीट करने हैं। इसके लिए हमारे पास हिंट ये है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मांग की लोच की श्रेणियाँ, और अभी अपन ने ऊपर मांग की लोच का मतलब ये समझा है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो सब जगह हमें कीमत में परिवर्तन करके और मांग मात्रा में परिवर्तन बताना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पाँचों ही अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ हैं, इसलिए पाँचों में ही कीमत और मांग मात्रा में अलग अलग प्रकार का परिवर्तन होगा और वही चीज़ देखने लायक है। तो देखिए बच्चों, पूर्णतया लोचदार मांग की बात करें तो पूर्णतया लोचदार मांग में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो मांग मात्रा है इसमें अनंत परिवर्तन हो जाता है। यानी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी उसकी मांग मात्रा में होने वाला अनंत परिवर्तन, तो कीमत ओपी ही बनी रहेगी, लेकिन फिर भी इस मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन होगा। यानी कितने भी बढ़कर उधर Q1 की साइड शिफ्ट हो सकती है
और कितनी भी कम होकर इधर Q2 की साइड शिफ्ट हो सकती है। तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसी कीमत के साथ इस मांग मात्रा को यहाँ से आपको मैच करना पड़ेगा और इसी कीमत के साथ इस वाली मांग मात्रा को आपको यहाँ से मैच करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, कीमत स्थिर है लेकिन फिर भी मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ED इक्वल्स टू अनंत, जिसे पूर्णतया लोचदार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन पूर्णतया बेलोचदार की। इसकी जस्ट विपरीत है, जो परिवर्तन यहाँ कीमत में हुआ है वो वहाँ पर मांग मात्रा में होगा और जो परिवर्तन यहाँ मांग मात्रा में हुआ है वो परिवर्तन यहाँ पर कीमत में किया जाएगा। यानी कि यहाँ मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हुआ था तो अनंत परिवर्तन यहाँ कीमत में होगा, और यहाँ कीमत में शून्य परिवर्तन था तो यहाँ शून्य परिवर्तन मांग मात्रा में होगा। कहने का मतलब कीमत में पर्याप्त या अनंत परिवर्तन होने पर, मतलब कीमत कितनी भी बढ़ जाए या कीमत कितनी भी घट जाए, लेकिन उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कीमत बढ़कर चाहे कितनी भी P1 पर चली जाए या कीमत कितनी भी घटकर P2 पर आ जाए, लेकिन इसकी मांग मात्रा OQ ही बनी रहेगी, मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी बढ़ी हुई कीमत के साथ इस मांग मात्रा को OQ मांग मात्रा को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि कीमत में पर्याप्त या अनंत परिवर्तन होने पर भी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कोई परिवर्तन नहीं होने को शून्य परिवर्तन कहा जा सकता है, इसलिए पूर्णतया बेलोचदार को क्या कहा जाता है, ED इक्वल्स टू 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं बच्चों, क्या आपने कभी इसे देखा है लाइफ में कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ किसी वस्तु के में, लेकिन फिर भी उसकी मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाए, यानी मांग मात्रा अचानक बढ़कर अनंत की तरफ चली जाए, या फिर कीमत पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है लेकिन फिर भी हमारी मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसा हमने व्यवहारिक जीवन में कभी भी होते हुए नहीं देखा है। इसलिए पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया लोचदार दोनों मांग की लोच की काल्पनिक स्थिति कहलाती है। दोनों ही मांग की लोच की कौन सी स्थिति कहलाती है, काल्पनिक स्थिति। तो ये भी मांग की लोच की काल्पनिक स्थिति होती है और ये भी मांग की लोच की काल्पनिक स्थिति कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ये मांग रेखा है पूर्णतया लोचदार की और ये मांग रेखा है पूर्णतया बेलोचदार की। तो ये जो पूर्णतया लोचदार की मांग रेखा है वो कौन से अक्ष के समांतर आ रही है, ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर है। जबकि पूर्णतया बेलोचदार की जो मांग रेखा है ये कौन से अक्ष के समांतर आ रही है, वाई अक्ष के समांतर। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूर्णतया लोचदार मांग में जो मांग रेखा होती है कौन से अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। तो आप यहाँ लिख सकते हो मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मांग रेखा की बात करें तो y अक्ष के समांतर है, तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हो मांग रेखा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ये हुई आपकी पूर्णतया लोचदार और ये हुई आपकी पूर्णतया बेलोचदार। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर, इसको लेंगे समलोचदार, जिसे कि इकाई के बराबर लोच भी कहा जाता है। अब समलोचदार देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हमेशा पहले चेंजेस प्राइस में होगा और उसके बाद ही मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। तो समलोचदार या लोचदार या फिर कम लोचदार, इन तीनों को डिफाइन करने के लिए हम अनुपात शब्द यूज में लेंगे। ठीक है, और पहले परिवर्तन कीमत में करेंगे, उसके बाद मांग मात्रा में परिवर्तन बताएंगे। अब देखो, इसको बोलते हैं समलोचदार। सम का मतलब होता है समान, समान का मतलब ये हो गया कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में मांग मात्रा में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, इसे कहेंगे समलोचदार मांग, यानी कि इकाई के बराबर। एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये होगा कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10% से बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा भी 10% से घट जाएगी, क्योंकि कीमत और मांग के मध्य संबंध ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ दोनों में अनुपात कैसा रखना है, हमें समान रखना है। ठीक है, तो जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। अर्थात अगर यहाँ पर आप कीमत को 10% से बढ़ाते हो तो मांग मात्रा भी क्या हो जाएगी, 10% से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे अपन समलोचदार मांग। और उल्टा करना चाहो, कीमत में अगर 10% से कमी करोगे तो फिर इस मांग मात्रा में 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसे ED इक्वल टू 1 यानी कि इकाई के बराबर लोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकाई के बराबर लोच भी कहा जाता है। तो बच्चों ये है ED इक्वल टू 1, और ऐसी जो लोच है वो आरामदायक वस्तुओं में देखने के लिए पाई जाती है। कौन सी वस्तुओं में पाई जाती है, आरामदायक वस्तुओं के अंतर्गत ED इक्वल टू 1 मांग की लोच देखने के लिए पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड नंबर पर जो आ रही है हमारे
लोचदार, जिसे हम अत्यधिक लोचदार भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, अत्यधिक वर्ड लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर। अत्यधिक का मतलब हो गया कि जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा उससे अधिक अनुपात में मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। यानी कि अगर कीमत 10% से बढ़ेगी तो मांग मात्रा 15 या 20% से कम हो जाएगी। कुल मिलाकर कीमत से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो 12% बताओ, आप 15% बताओ, 20% बताओ। तो देखिए, जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा उससे अधिक अनुपात में मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। अर्थात अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10% से बढ़ जाती है तो ये मांग मात्रा 15% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये मांग मात्रा का गैप ज़्यादा नजर आना चाहिए क्योंकि मांग मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कीमत 10% से कम हो जाती है तो मांग मात्रा फिर 15% से बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर मांग में परिवर्तन ज़्यादा बताना है कीमत की तुलना में, इसलिए इसको ईडी इज ग्रेटर देन 1 कहा जाता है। अत्यधिक लोचदार मांग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ऐसी लोच विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। कौन सी वस्तुओं में पाई जाती है? विलासिता की वस्तु में पाई जाती है, और इसे इकाई से अधिक लोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इकाई से अधिक लोच भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं 4th नंबर, जिसको हमने कहा कम लोचदार मांग, और इस कम लोचदार मांग को बेलोचदार मांग भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब कम लोचदार कम आ रहा है तो वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होगा उससे कम अनुपात में मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। यानी कि अगर मान लीजिए कीमत आप यहाँ पर 10% से बढ़ा रहे हो तो मांग केवल 5% से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मांग मात्रा में अनुपात कम रखना है। और अगर कीमत को आप यहाँ पर 10% से कम कर रहे हो तो मांग मात्रा को केवल 5% से ही बढ़ाना है, क्योंकि मांग मात्रा में परिवर्तन का अनुपात कम रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज लेस देन 1, यानी इकाई से कम। क्या कहा जाता है बच्चे से? इकाई से कम। और इकाई से कम हमें देखने के लिए कौन सी वस्तु में मिलती है? आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत इकाई से कम लोच देखने के लिए मिलती है, जिसे अपन कम लोचदार या बेलोचदार के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था टॉपिक आज का आपका मांग की लोच। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से हिंदी माध्यम में हमारे और भी व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।